एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी चैनल पर। और आपका ये ध्येय आईएएस का टेस्ट पेपर है। ये हमारा किसका है? तो ये हमारा हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में मिक्स है, मतलब मॉडर्न है, आपकी एंशियंट है और मिडिवल भी है। ठीक है, तो चलो। और इधर बीच में गैप हो गया 1-2 दिन का, जो होना तो नहीं चाहिए था, बट क्या है, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो इधर दवा वगैरह लेने में टाइम बहुत हो गया। इसके साथ में ये करंट अफेयर के मैंने 2 वीडियो आपको अपलोड किए। करंट अफेयर आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आप अगर उसको हल्के में ले रहे हैं तो बहुत नुकसान होने वाला है आपका। इसलिए करंट अफेयर को अच्छे से तैयार कीजिए। मैं उसकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगी पूरी की पूरी, तो उसे भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलो पहले टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ये जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन है, ये आपका कई सालों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बौद्ध संगीति से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका कई बार हिस्ट्री में आया है। ये पीवाईक्यू में देखिएगा तो आया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो इसको इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, और जो शासक किसके शासनकाल में हुआ और उसमें अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो महाकश्यप ने। अगर आपको शासनाध्यक्ष थे उनको नहीं याद है तो आप उनके अध्यक्ष को भी याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो प्रथम है वो महाकश्यप। तो A2, अब A2 चूँकि 2 जगह दिया गया है तो फिर आपको थोड़ा सा और भी पता होना चाहिए, है ना। सेकंड जो करवाई थी द्वितीय बौद्ध संगीति, उसके जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन थे? तो सभाकामी। जो द्वितीय के थे वो सभाकामी थे। A2 B3। अब देखो A2 B3 एक ही पे मिल रहा है, ये ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो जाएगा। A2 B3 C4 D1। C4 मतलब तृतीय जो है ये आपका हो जाएगा मोगलीपुत्र से, और चतुर्थ जो है वो आपका हो जाएगा वसुमित्र। तो इसको आप कहीं किसी तरीके से रट लीजिए, याद कर लीजिए, या कहीं नोट डाउन कर लीजिए, पर इसको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको तैयार करना है इसको। तो कूट हमारा यहाँ पर आंसर ए मिल गया। हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? मेहरौली का है, वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है, मेहरौली का स्तंभ तो केवल स्तंभ है, वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है, कनिष्क का रबता का अभिलेख, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा है। तो भागवत धर्म से जो संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक है वो विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, विदिशा जगह कहाँ पड़ती है आपको पता होगा, तो नहीं पता है तो उसको पता कर लीजिए कि विदिशा कहाँ पर पड़ती है, कौन से राज्य में। कह रहे हैं इससे पता चलता है कि यमन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना कराकर उसकी पूजा की थी। तो क्या हो जाएगा? बी स्तंभ ऑप्शन हो जाएगा, वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। और ये है कौन से राज्य में? तो ये आपका, अगर विदिशा की बात करें तो ये आपका MP में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी? सभा, समिति, विदत या गण? ये भी PYQ में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर बात करेंगे तो ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत तथा गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख है। सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा कुलीन या वृद्धजनों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। समिति सर्वसाधारण की सभा थी जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिषदों के प्रमुख क्या नाम है कि उसमें भाग ले सकते थे। विदत की बात करोगे तो आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, इसे जनसभा भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा आपकी? विदत। ठीक है, विदत या विदत, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वैदिक कालीन लोग निम्नलिखित में से किस एक से परिचित नहीं थे? ठीक है, तांबा से, जौ से, जौ से, घोड़ा से या लोहा से? तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ऋग्वैदिक कालीन के लोग परिचित नहीं थे? तो ऋग्वैदिक कालीन के लोग अगर परिचित जिससे नहीं थे वो था उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण या अयस कहा जाता था। जिससे ये लोग परिचित नहीं थे वो है आपका लोहा, कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया था। सिकंदर ने राजा पोरस को झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। हमें बताना कि इनमें से कितने ऑप्शन सही है। ठीक है, सिकंदर एक यूनानी शासक था, सबको पता होगा। हकमनी साम्राज्य को ठीक है, हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात उसने धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। और राजा पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच में था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर राजा पोरस को पराजित किया था। इसे हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से भी जानती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कह रहे हैं कि कौन से सही है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ये क्यों नहीं सही? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कह रहे हैं, तो धनानंद के समय में। ठीक है,
धनानंद के समय में इन्होंने वो मतलब सिकंदर ने आक्रमण किया था। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सूची का क्वेश्चन दे दिया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना, ये स्थापत्य हैं और ये उसके संस्थापक हैं। अतरकीन का दरवाज़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? हजार सितून, ठीक है। कुली कुतुब शाह, कुव्वत उल इस्लाम इल्तुतमिश, या चार मीनार तो अलाउद्दीन खिलजी। हमें बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए तो देखो, हम यहाँ पर बात करें तो अगर आपको इसमें से एक या दो याद है तो आप थोड़ा सा मतलब गेस कर सकते हैं। चार मीनार तो हर किसी को याद ही होगा, अगर नहीं मतलब आइडिया है किसी और का तो चार मीनार कुली कुतुब शाह। कौन? तो चार मीनार की जो स्थापना कराई थी वो कुली कुतुब शाह। तो डी आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। अब डी सेकंड दो जगह तो दिया हुआ है, तो इसके बाद में आपको और भी पता हो तो ज़्यादा बेटर है। अतरकीन का जो दरवाज़ा होता है इसकी जो स्थापना होती है वो इल्तुतमिश करवाता है। कौन? इल्तुतमिश। तो A3 और D2, ठीक है। A3 D2। तो अब आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बात शेयर करना था, मैंने केवल एक ही बार मैसेज डाला है, वैसे में नहीं मैंने डाला नहीं है। 30 GS के टेस्ट पेपर हैं जिसमें आपका ध्येय IS के हैं और GS में आपका RO प्लस UP PCS के हैं, ठीक है। उसमें UP PCS का जो सेकंड पेपर होता है जिसे हिंदी ग्रामर बोलते हैं वो भी है। तो ये आपको 199, ज़्यादा मतलब बहुत चार्ज नहीं है, 199 में आपको इन टेस्ट पेपर की ऑनलाइन आपको PDF आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो ये पैड हैं टेस्ट पेपर, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे क्या है, मान लो बहुत सारे लोगों को वीडियो नहीं देखना या वीडियो देखते हैं तो उसके आधे क्वेश्चन देखते हैं, 4 मिनट 2 मिनट 1 मिनट देखते हैं, इसके बाद में स्किप कर देते हो। वहाँ पे आपको लगता है कि अगर आपका टाइम बर्बाद हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। और सारे पेपर तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं भी अपलोड नहीं करूँगी, कुछ ही पेपर अपलोड करूँगी। अभी मेरे पास लगभग 10 पेपर हैं, उनको मैं अपलोड नहीं करूँगी, या करूँगी भी तो वो प्राइवेट रहेंगे, वो पेड रहेंगे। अगर आपको GS के पेपर चाहिए, GS मतलब ये हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन चाहिए, तो इसके मैं पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगी। 199 में आपको 30+ GS मिल जाएंगे। अगर जिसको लेना हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना, और क्योंकि टेलीग्राम से भी है, आप अपना नंबर देना तो मैं, या फिर मैसेज ही करना, मैं आपको कांटेक्ट करके शेयर कर दूंगी। तो जिसको भी चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है मैसेज के थ्रू टेलीग्राम पर, फिर मैं उसको अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो दूंगी, तो वहीं से मैं उसको शेयर कर दूंगी, ठीक है। इससे आसानी ये रहेगी कि आप जब भी दिन में टाइम निकाल के, वीक में आपको 3 पेपर लगाने हैं टेस्ट पेपर, उनका एनालिसिस करना है। तो यूट्यूब से क्या है कि पहले वीडियो देखो और क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के बाद में उसका आंसर आप PDF जाके, फिर ऐसा क्या मोबाइल पे क्या है कि आप स्क्रॉल करते जाओ, आपने पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, फिर उसका आंसर आपने चेक कर लिया, कौन सा क्यों गलत हुआ और कैसे गलत हुआ, उसका आंसर क्या होना चाहिए था, आपने क्या टिक किया। तो वो एनालिसिस करने में टाइम बहुत नहीं जाता और आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। वीडियो से आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी। चलो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, और अगर आपको लग रहा हो कि 199 बहुत है, तो मैंने 1600 में पेपर मंगवाए थे, ठीक है। बहुत नहीं है, अगर दिल्ली से आप राजेश बुक शॉप में अब देखो 30+ भी नहीं होंगे, 60 समथिंग या 32 समथिंग थे। हाँ 30+ थे, 30 ही कुछ पेपर थे। और मैंने कुरियर चार्ज क्योंकि ज़्यादा पड़ जाता है जब आप अगर UP में या फिर शाहजहाँपुर में, लखनऊ में, आई थिंक लखनऊ में अगर अवेलेबल है तो आप परचेज़ कर लो। मैं क्योंकि थोड़ा सा आउटर पे रहती, मेरे आसपास थे नहीं पेपर, तो मुझे मंगाना पड़ा, मुझे 1600 रुपये देने पड़े थे, ठीक है। तो 199 आपके लिए अगर ज़्यादा है तो आप देखो कि इतना वहाँ लग जाता है, अदरवाइज़ आपके ऊपर है, ठीक है। चलो कह रहे हैं निम्नलिखित सल्तनतकालीन शासकों में से किस एक ने इतलाक प्रथा का प्रारंभ किया था। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आप पढ़ लो, हमें बताना है कि यहाँ पर क्या सही होगा। इतलाक प्रथा का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये बंदा है जो ये, और प्रथा क्या है? तो इतलाक प्रथा। इतलाक होता क्या है? तो इतलाकनामा एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे, ठीक है। और इतलाक यानी नियुक्ति पत्र लेकर जब कोई सैनिक लगान वसूल कर रहे अधिकारियों के पास जाता था तो उसे केवल 50% लगान मिलता था, शेष 50% जो होता है 50% खर्चों के लिए छोड़ दिया जाता था। तो इतलाक प्रथा एक तरीके से पेमेंट से रिलेटेड या वेतन से रिलेटेड आप कह सकते हो। तो इसकी शुरुआत किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फिलहाल हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों से मिला है। सेकंड, पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं। अब आपको बताना है, यहाँ पर पाषाण काल के बारे में बात हो रही है, तो इसमें से कितने ऑप्शन सकते हैं, ठीक है।
भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज पुरातात्विकविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। और मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण से भारत में पशुपालन के जो साक्ष्य मिलने लगते हैं, तो आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन आप कर सकते हैं बी, यानी कि फर्स्ट आपका यहाँ पर सत्य नहीं है, क्योंकि शिवालिक में नहीं बल्कि कहाँ मिलते हैं, तो नर्मदा घाटी पूरा स्थल में मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तामवंती नामक पाषाणिक स्थल कौन सा था जहाँ के निवासी कृषक एवं पशुपालक दोनों थे और तांबा गलाना भी जानते थे। ठीक है, तामवंती नामक पाषाणिक स्थल, ये बात हो रही है। तो आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल था। इस संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे जो गेहूँ, जौ तथा चावल आदि से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम तामवंती भी मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। तो क्या हो जाएगा आपका आहड़। आहड़ लेकिन पड़ता कौन से राज्य में, तो ये आपका पड़ता है आरजे, कर सकते हो राजस्थान में। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। देखो, जो भी इंग्लिश मीडियम से जुड़ा है तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखते चलो। ये फर्स्ट है, इधर आपका 6 है, एक ही पेज में दिया तो आपको एक साथ दोनों देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ये आपका है सेकंड, इधर आपका थर्ड, फोर्थ एंड ये आपका है फिफ्थ। ठीक है, ये इसी में साथ में आप इधर देख सकते हो। देखो, ये 7th हमने देखा, 8 और 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आप आगे बढ़ेंगे। फिलहाल देखिए, कह रहे हैं सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ओके, फर्स्ट है कि हुलास नामक स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। सेकंड, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के वाचन से यह पता चला कि इस सभ्यता के लोगों का सुमेरियन सभ्यता के लोगों से व्यापारिक संबंध था। ओके, सी है हड़प्पा वासियों को सोने, चांदी और लोहे की जानकारी थी। एंड डी है आपका कि हड़प्पा संस्कृति के मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। तो सही कथन हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें सही कथन है। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो आप पहले अपना आंसर बताइए कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अपना आंसर टिक करेंगे। तो इसको पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद में आप थोड़ा सा इसका आंसर देखिए क्या होगा। देखो, हुलास नामक जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। ओके, ये क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको यहाँ पे सही भी कर लेना, कहाँ है, सहारनपुर जिले में। ठीक है, सेकंड में क्या करें कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। ठीक है, अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, तो कथन बी भी आपका गलत हो गया। ये क्या करें कि इस वाचन से ये पता चलता, जब पढ़ा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा, है ना। सी है हड़प्पा वासियों को सोने, चांदी और लोहे की जानकारी थी। तो क्या थी, तो हड़प्पा वासियों को कांसा, सोना, चांदी तथा टीन आदि की जानकारी थी, परंतु लोहे की नहीं थी। तो एक ही चीज़ ने इस ऑप्शन को भी गलत कर दिया कि लोहे की नहीं थी, कांसा, टीना, सोना, चांदी की जानकारी थी यहाँ पर। इसके बाद में तो फिर ऑप्शन क्या सही निकलेगा, तो 3 जब सही गलत हो गए तो डी ऑप्शन हमारा सही है कि हड़प्पा संस्कृति के मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैंने इन चारों ऑप्शन को बताया पढ़ के, ताकि आपको पता चले कि कैसे ऑप्शन एक एक शब्द से गलत हो जाते हैं, तो क्वेश्चन हमारा किस तरीके से बनने की उम्मीद रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहे हैं कि मौर्यकालीन सुहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जहाँ से अन्नागार का विवरण मिला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त होते हैं या प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आपने देख लिए हैं। अब आपको बताना है कहाँ से प्राप्त हुआ होगा। तो सुहगौरा ताम्रपत्र जो आपका है, ताम्रपत्र पर लेखबद्ध प्राचीन लेख है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास सोहगौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और सोहगौरा गोरखपुर के समीप राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसमें अकाल एवं दुर्भिक्ष के समय जनता के उपयोग के लिए अन्न के 3 कोष्ठागारों के बनाने का वर्णन मिलता है। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका गोरखपुर। गोरखपुर के पास में ही सोहगौरा नामक स्थान है। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का चुनाव। अब यहाँ पर हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। ओके, देखो, खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। सेकेंड, राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सी, गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का एक शिलालेख मिला है। एंड डी, हरियाणा में स्थित बनावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। ठीक है, प्रतिकृति। ठीक है, तो अब बताना है कि यहाँ पर असत्य कथन आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चारों ऑप्शन आपने ध्यान से पढ़ लिए हैं। तो असत्य कथन आपका यहाँ पर फिलहाल ए हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो फिर आपका कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित नहीं है। सिंध में मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, हड़प्पा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिंध में कौन से नहीं स्थित है ये पूछा है। ठीक है, अवस्थित नहीं है पूछा है, स्थित है नहीं पूछा बल्कि अवस्थित नहीं है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में तथा मोहनजोदड़ो व चन्होदड़ो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो जो स्थित नहीं है वो हो जाएगा आपका हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा कह रहे हैं कि पंजाब में, सिंध में नहीं है, बल्कि मोहनजोदड़ो तथा चन्होदड़ो जो है वो आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि उपनिषदों के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहली बात तो ध्यान रखना, असत्य कथन पूछ रहे हैं। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में किया गया है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद में किया गया है, यानी वो जो जवाला की कहानी है उसी का कह रहे जवालोपनिषद में मिलता है। ये एक निषद है आपका, उपनिषद है सॉरी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको देखना है, उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड है। तो असत्य कथन यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन है नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है, ये आपका बिल्कुल सही है। असत्य क्या है वो हमें बताना है और वो आपको आंसर इसमें टिक करना है। ओके, देखो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, जो कह रहे उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। लेकिन असत्य ही पूछा इसलिए आंसर हमारा ये हो जाएगा। उपनिषदों का मुख्य काम कर्मकांड नहीं है, बल्कि उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है और इन्हें ही वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अपाला, घोषा तथा लोपामुद्रा आदि विदुषी स्त्रियों ने कुछ वेद मंत्रों की रचनाएं की हैं। लोपामुद्रा नामक विदुषी ऋषि विश्वामित्र की पत्नी थी। तो सत्य कथन है, हमें बताना इनमें से कौन से सत्य कथन है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे तो लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी, यानी लोपामुद्रा नामक विदुषी ऋषि विश्वामित्र की नहीं बल्कि ऋषि अगस्त्य की पत्नी हो जाएंगी। ठीक है, हाँ सॉरी, ये ऋषि अगस्त्य की हो जाएंगी। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर आधा था रहेगा। ये सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका हो जाता है कट मतलब गलत हो जाता है। तो जब गलत हो जाता है तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए ऑप्शन केवल हमारे यहाँ पर सही निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि बोगाज कोई किस कारण प्रसिद्ध है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के सुमेरियन सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध होने के साक्ष्य मिले हैं, या यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है, या अफगानिस्तान में स्थित वह स्थल जहाँ से वैदिक सभ्यता से व्यापारिक संबंध के प्रमाण मिले, या यह मौर्य काल का सबसे प्राचीन अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त व चाणक्य के विषय में जानकारी मिलती है। मतलब बोगाज कोई जो है वो इन चारों ऑप्शन में से किस कारण प्रसिद्ध है। तो एशिया माइनर में स्थित बोगाज कोई से लगभग 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख प्राप्त हुए। इन अभिलेखों में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ओके, आगे बढ़ेंगे। सही का मतलब क्या है कि बोगाज कोई जिस कारण प्रसिद्ध है, यहाँ से प्राप्त ये वाली चीज़ आंसर आपका सही हो जाएगा इसलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा नाम से संबोधित किया गया है। दशराग युद्ध विपाशा नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। हमें बताना कि सत्य कथन है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। हमें बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन सत्य हैं। ठीक है, तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता था। इसी कारण ऋग्वेद में इसे मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा नाम से संबोधित किया गया। तो ऋग्वैदिक काल में नदीतमा से संबोधित किया। सिंधु नदी नहीं होगी, बल्कि कौन सी हो जाएगी आपकी ऋग्वैदिक काल में, तो सरस्वती नदी हो जाएगी। इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट गलत है। दशराग युद्ध विपाशा नदी के तट पर लड़ा गया था, ये कह रहे थे। दशराग युद्ध जो है, 10 राजाओं का युद्ध जो है वो पुरुषणी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर, मतलब जो अभी रावी नदी है इसी को पहले पुरुषणी नदी कहा जाता था, इसके तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी।
डी ऑप्शन इसलिए आपका हो जाएगा क्योंकि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय नामक कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को आप पढ़ लो पहले। और ये कहीं ना कहीं हमारे आते रहते हैं ऑप्शन में, तो इनको ध्यान रखना। अभी हम लोगों ने नचिकेता और मतलब नचिकेता का जो आख्यान होता है वो कौन से उसमें पाया है ना, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। देखो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो नामक कथन है वो मूलतः बृहद्रणायक उपनिषद से लिया गया, और इस कथन का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण लिच्छवियों के गणराज्य में प्राप्त हुआ था, और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में व्यतीत की थी। फिलहाल यहाँ पर पूछ रहे कि असत्य कथन क्या होगा इसका। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य कथन है, क्योंकि असत्य ही पूछा है। तो ये जो कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वो मल्लों के गणराज्य में प्राप्त हुआ था, ना कि लिच्छवियों के, तो फर्स्ट तो ऑब्वियसली गलत हो गया। और परिनिर्वाण सूक्त के अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो होती है वो श्रावस्ती में नहीं बल्कि वैशाली में व्यतीत की थी, तो ये भी अकथन असत्य है। तो क्या हो जाएगा फिर आपका इस तरीके से, तो हमारा असत्य कथन ही पूछा है, तो असत्य के दोनों फर्स्ट तथा सेकेंड, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड तब होता है जब पूछते कि सत्य कौन है, दोनों गलत होते, लेकिन क्योंकि पूछा सत्य कौन है तो दोनों फर्स्ट तथा सेकंड दोनों ही असत्य हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, इस समय मगध का शासक कौन था। हम लोगों ने अभी फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन यही सॉल्व किया है। ठीक है, और हमने बताया कि शासक भी पूछते हैं और अध्यक्ष या अध्यक्ष भी पूछते हैं, समय भी पूछते हैं। तो ये तो आपको पता है कि जो ये सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, इस समय मगध का शासक कौन था, क्योंकि फर्स्ट आपकी हुई किसके शासनकाल में, अगर आप याद करने का देखो तो कब हुई थी, तो ये आपके अजातशत्रु, ध्यान रखना हमेशा अजातशत्रु के समय ही पहली वाली जो होती है वो अजातशत्रु के समय होती है, और बुद्ध जी हैं जो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही होती है। ठीक है, और इस समय मगध का जो शासक होता है वो अजातशत्रु होता है। इस संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो महाकश्यप ने की थी, हम लोगों ने अभी देखा था ना, तो किसने की थी, महाकश्यप ने। नेक्स्ट फिलहाल क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से अशोक के शासनकाल में प्रकट हुई थी। सेकेंड, बौद्ध धर्म की महायान शाखा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान में विश्वास करती थी। थर्ड, बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन महायान बौद्ध मत के विषय में सत्य है। हमें बताना कि 3 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन से सत्य हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो फिर आपका सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि ये जो है अशोक के शासनकाल में नहीं हुई थी बल्कि किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ में अवस्थित भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का संबंध किस काल से है। हम लोगों ने ये क्वेश्चन कई बार देखा हुआ PYQ में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो इसका जो संबंध है वो फिलहाल है तो गुप्त काल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पार्श्वनाथ के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें, या असत्य कथन हमें फिलहाल बताना ही है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन आ गए 23 नंबर पर, तो यहाँ पर फिलहाल असत्य कथन को बताना है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी शासक अश्वसेन के महल में हुआ था। ठीक है, पार्श्वनाथ को सम्मेद शिखर या संवेद पर्वत पर परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। पार्श्वनाथ क्या जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे क्या, ये आपको बताना है फिलहाल में। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वो बी ऑप्शन कह रहे हैं। देखो, पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी के इक्ष्वाकु वंशी शासक अश्वसेन के महल में हुआ था, तो ये अयोध्यावासी नहीं थे बल्कि वाराणसी में। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन या संप्रदाय भाग्य में अपने असीम विश्वास के कारण मनुष्य को भाग्य के सम्मुख असमर्थ बताता है। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन सा दर्शन या संप्रदाय भाग्य में अपने असीम विश्वास के कारण मनुष्य को भाग्य के सम्मुख असमर्थ बताता है। ये 4 हैं, आजीवक, जैन, बौद्ध और वेदांत। हमें बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आजीवक प्राचीन भारत में एक धार्मिक संप्रदाय था। आजीवक जो है भिक्षाचार्य द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे। ईश्वर या कर्म में उनका विश्वास नहीं था। ठीक है, और ये नियतिवादी भाग्यवादी थे, जिसके कारण ये मनुष्य को भाग्य के सम्मुख असमर्थ बताते थे। तो कौन सा हो जाएगा संप्रदाय,
आजीविका संप्रदाय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट इनका कहना है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, असत्य कथन बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य बेस नगर का गरुड़ स्तंभ माना जाता है। देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये बी ऑप्शन में कह रहे हैं। सी है कि अलवार संतों का संबंध वैष्णव धर्म से था। एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो हमारा असत्य है। ठीक है, देखते हैं पहले। तो फिलहाल यहाँ पर जो है वो डी ऑप्शन हमारा सत्य है, यानी ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन हमारा जो है वो असत्य नहीं है, या डी ऑप्शन कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलो इस तरीके से आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय के विषय में सूचना मिलती है। बी, बुद्ध काल में अवंती का राजा चंड प्रगोत था या प्रदोत था। सी, जीवक जो है बिंबिसार का राजवैद्य था जिसे उसने पांडुरोग से ग्रसित राजा चंड प्रदोत के उपचार हेतु भेजा था। एंड डी ऑप्शन जो है कह रहे हैं कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के सोने से बने आहा सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वही है कि कौन सा ऑप्शन असत्य है। ठीक है, तो भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहा सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे, ना कि सोने के। इसके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहा सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। तो बस ये सोने के नहीं होते थे, बाकी चांदी के होते थे, सॉरी ये। ठीक है, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर असत्य है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सिकंदर ने रावी नदी के तट पर पोरस यानी पुरु को पराजित किया था। बी, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शुंग वंश का शासन था। सी कह रहे सिकंदर 325 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। एंड डी, मगध का राजा धनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था। तो यहाँ पर जो सत्य कथन है वो बताना है। ठीक है, बात करें तो सिकंदर मैसिडोनिया के छत्र फिलिप द्वितीय का पुत्र था और सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था जिसका राजा धनानंद था। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर सत्य है, हाँ, जिसका राजा धनानंद था और सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस यानी पुरु को पराजित किया था और सिकंदर तथा चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध होने के विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं है। डी ऑप्शन आपका सत्य है कि मगध का राजा जो धनानंद था वो सिकंदर का समकालीन शासक था। ओके, तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन क्लियर हो गया। आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद में इसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था। ठीक है, कन्नौज तथा वाराणसी में, कन्नौज तथा प्रयाग में, कन्नौज तथा अयोध्या में, या प्रयाग तथा अयोध्या में। किसने? तो हर्षवर्धन ने, और 2 यज्ञ किए हैं। ठीक है, हर्षवर्धन ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के विद्वानों व आचार्यों की सभा बुलाई थी। चीनी साक्ष्य के अनुसार इस सभा की अध्यक्षता हुमायूं सांग ने की थी। इसके अतिरिक्त हर्ष प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में एक समारोह आयोजित करता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हुमायूं सांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। बात करें तो बी आपका सही है, कन्नौज तथा प्रयाग में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि प्राचीन काल में भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? ताम्रलिप्ति, तोड़ी, तंजौर और अरिकामेडु। तो देखना होगा यहाँ पर कि इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सत्य है। ठीक है, अरिकामेडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसे पोडुके कहा गया है। यहाँ पर ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में रोमन बस्ती की अवस्थिति के साक्ष्य मिले तथा कई रोम वस्तुएं भी प्राप्त हुई। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका ऑप्शन सत्य, अरिकामेडु। ओके, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आई होप जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो ध्यान देना कि अगर ये नहीं है और ये है तो क्यों है, क्योंकि जब यहाँ से आप एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं तो आपके आगे चल के क्वेश्चन बहुत कम ऐसा होता है कि गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किस ग्रंथ को लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तोलाक्कपियम, पेरिया पुराणम, जीवक चिंतामणि या कुराल। ठीक है, किसे लघु ग्रंथ तमिल में, ठीक है, तमिल ग्रंथों में, ये बात याद रखना, तमिल ग्रंथों में पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो किसे दी गई है? देखो, तमिल ग्रंथ कुरल या कुराल को लघुवेद की संज्ञा दी गई। कुराल का रचयिता तिरुवल्लुवर थे। तो क्या हो जाएगा आपका? कुराल। ठीक है, इसके रचयिता कौन थे? थोड़ा अलग सा नाम है, ध्यान से देखना। अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं मिला होगा, तिरुवल्लुवर, ठीक है, ये इसके रचयिता थे।
तो इस तरीके से नेक्स्ट है, परमार शासक राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला मंदिर किस देवी को समर्पित मंदिर है? दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती या ज्वाला? तो ये भी आपका ठीक ठाक क्वेश्चन है, पूछा जाता है। भोजशाला मंदिर जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर देवी सरस्वती अधिष्ठात्री हैं और इस मंदिर का निर्माण यही जो परमार राजा भोज हैं इनके द्वारा किया गया था। तो ये किस देवी को समर्पित मंदिर है? तो ये आपका सरस्वती देवी को समर्पित मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? कंदरिया महादेव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कैलाश मंदिर या भीतरगांव मंदिर? कह रहे हैं शिखर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ग्वालियर स्थित जो तेली मंदिर का शिखर है वो द्रविड़ शैली में निर्मित है, जबकि मंदिर की सजावट नक्काशियाँ एवं मूर्तियाँ नागर शैली में बनी हुई हैं। तो क्या हो जाएगा? ग्वालियर का तेली मंदिर। ओके, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहत्तर भारत पर पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? बात क्या कह रहे हैं कि बृहत्तर भारत पर। ठीक है, बृहत्तर पूछ रहे हैं। तो बृहत्तर भारत पर पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। इसके द्वारा ही सर्वप्रथम भारत का राजनीतिक रूप से एकीकरण किया गया। तो क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पुस्तक में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, दिव्यावदान या महावंश? 4 ऑप्शन आपने अच्छे से पढ़ लिए। अब आपको ध्यान से बताना है इन क्वेश्चन का आंसर कि इसमें से क्या सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा। कभी कभी मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन जब नई चीज़ें क्लियर होती हैं तो फिर पढ़ के बता देती हूँ। देखो, बात यहाँ पर कह रहे हैं कि मौर्य काल में चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। राज्य के ये 7 अंग क्रमशः क्या है? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र। ठीक है, ये इसमें 7 चीज़ों का वर्णन दिया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? आई होप कि अब क्लियर हो गया। तो ये आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो यहाँ पर भी सही नहीं है पूछ रहे हैं। देखिए, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख है। बी, मौर्य काल में व्यापारिक कारवों के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, सी, कालसी गिरनार। ठीक है, कालसी गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राही लिपि में लिखे हैं। एंड एग्रोनोमोई कृषि अधिकारी को कहा जाता था। हमें बताना कि यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था और राजकीय भूमि की व्यवसाय करने वाले अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। और ये लाइन आपका क्वेश्चन बनकर आई हुई है। तो इसे कृषि अधिकारी नहीं कहते थे, इसे क्या कहते थे? तो एग्रोनोमोई जो नाम है यहाँ पर कह रहे हैं कृषि अधिकारी, तो एग्रोनोमोई को मौर्य काल में जिला अधिकारी कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समंतपसादिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अश्वघोष, बुद्धघोष, पतंजलि या भद्रबाहु? ठीक है, तो समंतपसादिका नामक ग्रंथ की रचना बुद्धघोष ने की है। इसमें बिंदुसार के शासनकाल में अशोक के अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य, ठीक है, को मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का वर्णन है। तो समंतपसादिका नामक ग्रंथ की रचना बुद्धघोष ने की है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, बुद्धघोष। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सौराष्ट्र प्रदेश गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है? अशोक के द्वितीय स्तंभलेख से, अशोक के सोपारा शिलालेख से, या कलिंग शिलालेख से, या रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से? ठीक है, तो पहले आप चारों ऑप्शन को पढ़ लो क्योंकि कई सारे अभिलेख हैं और जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाए। ठीक है, तो पहले आपने चारों अगर पढ़ लिए, पढ़ने के बाद फिर आंसर बताना। रुद्रदमन के जो जूनागढ़ अभिलेख है 150 ईस्वी वाला, 150 ईस्वी से सौराष्ट्र प्रदेश यानी गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है? रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से या शिलालेख से। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आई होप कि आपने आंसर पढ़ लिया अच्छे से, और क्वेश्चन को भी पहले पढ़ लो, फिर आज जाके आंसर आप यहाँ पर टिक करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर कह रहे हैं घोषिता राम मठ नालंदा में स्थित है, रामाभर स्तूप कुशीनगर में स्थित है, सहेत महत श्रावस्ती में स्थित है, एंड धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। हमें बताना कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है। घोषित राम मठ जो है वो आपका नालंदा में नहीं बल्कि कौशाम्बी में है, और कौशाम्बी जगह कहाँ पड़ती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको अच्छे से
पता होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी में। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ना है। हम लोगों ने 27 से सॉल्व किया क्वेश्चन को। ठीक है, 27 को आप देख लो, जो भी इसमें जुड़े हुए एस्पायरेंट इंग्लिश मीडियम से। फिर आपका 28 है ये क्वेश्चन नंबर 29 है। फिर आपका ये 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है। ठीक है, 36 हो गया, 37 ये आपका, एंड 38। अब आगे बढ़ना है। निम्न कथनों के अनुसार सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन फर्स्ट है, श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि या ब्राह्मी लिपि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पता चलता है। कथन सेकंड, खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, आपने यहाँ पर दोनों ही कथन सुन लिए हैं, पढ़ लिए हैं। इसके बाद में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखो, कह रहे हैं कि कथन फर्स्ट व सेकंड दोनों ही सत्य हैं, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड का मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो गया। सही हो गया तो अब इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लो और फिर अपना आंसर टिक कर लो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण, औत्वाध्यक्ष तौल माप का अधिकारी, सोनाध्यक्ष बूचड़खाने का अधिक प्रभारी, अक्राध्यक्ष वाणिज्य विभाग से संबंधित है। देखो ये थोड़े से शब्द ना प्रोनाउंसिएशन में अलग टाइप से हैं, तो हो सकता है कि कोई भी प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है। वैसे मैं कोशिश करूंगी कोई भी चीज़ को आपको गलत ना बताऊं अपनी जानकारी के अनुसार। तो मौर्य काल में अक्राध्यक्ष की बात करेंगे तो ये आपका डी वाणिज्य विभाग से संबंधित नहीं है। ये आपका किससे संबंधित है? तो ये खानों के नियंत्रण से संबंधित था। ठीक है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है। और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि मौर्य काल में धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन क्या थे? राजकीय पुरोहित, राजकीय अधिकारी, न्यायालय, सोने व चांदी की मुद्राएं। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से क्या इसका आंसर होगा। यानी कि जो धर्मस्थीय है एवं कंटक शोधन का नाम आपने कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में देखा या सुना ही होगा। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख है, जिसमें धर्मस्थीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर? सी, न्यायालय। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, न्यायालय 2 प्रकार के हैं। उन्होंने न्यायालय इसलिए केवल एक ऑप्शन दे दिया क्योंकि दोनों ही, एक है आपका दीवानी और एक आपका क्या है, तो फौजदारी। ओके, नेक्स्ट है आपका कि मेगस्थनीज ने इंडिका में मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उससे संबंधित नहीं है? ठीक है, कृषक, दार्शनिक, पशुपालक या दास। तो कौन इसमें नहीं सम्मिलित है? तो दास आपका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिला है? गौतमी पुत्र सतकर्णी, विम कटफिसेस, कनिष्क या हुइस्क। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। ठीक है, तो किस पर मिलता है? अगर आपने देखा होगा, देखो अगर हम देखें यहाँ पर कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है या मिला है। ठीक है, किसके? तो कनिष्क। ये किसके हैं? तो कुषाण शासक के हैं। ठीक है, कुषाण शासक से संबंधित है और इन्हीं के सिक्कों पर जो अंकन कह रहे हैं कि रबतक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कनिष्क, रुद्रदमन, चंद्रगुप्त प्रथम या कुजुल कटफिसेस। ठीक है, रबतक। ठीक है, अब तक नहीं, रबतक इसको पढ़ना। तो अगर बात करें, अफगानिस्तान स्थित रबतक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है और इस अभिलेख में 4 शहरों साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा का उल्लेख है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका आंसर जो कह रहे हैं ये किससे संबंधित हो? तो ये आपका कनिष्क से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? यानी कि ये 4 दिए गए हैं ऑप्शन आपके। 4 ऑप्शन क्या है? तक्षशिला लेख प्रतीक, जूनागढ़ अभिलेख सातवाहन, गांधार कला शक एंड भीतरी स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त। तो इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित है? जूनागढ़ अभिलेख आपका रुद्रदमन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? रुद्रदमन से। तो ये यहाँ पर आपको ऐसे नोट डाउन कर लेना है पास में ही, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बड़ा काम देंगे और ये क्वेश्चन जब बन जाते हैं तो फिर वहाँ पर सोचना होता है कि थोड़ा सा अगर याद कर लिया होता तो ठीक था। गांधार कला का विकास कुषाण काल में हुआ है। जो गांधार कला है तो इसका जो विकास हुआ है वो कुषाण काल में हुआ। ठीक है, कुषाण काल में। अब यहाँ पर
दो तो आपके ये हो गए, एक तो कहीं ना कहीं सही सुमेलित होगा। भीतरी स्तंभ शिलालेख की बात करें तो ये आपका स्कंदगुप्त का है। भीतरी शिलालेख जो है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है, ठीक है। तो इसको भी आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो, स्कंदगुप्त से। इसके बाद में जो सही सुमेलित है वो आपका तक्षशिला लेख जो है वो पत्तिक से सही संबंधित है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, आई होप कि सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सातवाहन शासकों ने सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के जारी किए थे। गुप्त शासकों ने स्वर्ण एवं रजत के सिक्के जारी किए थे। और सी, कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत तथा तांबे के सिक्के चलवाए थे। एंड डी, कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन असत्य है। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबा तथा शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो क्या हो जाएगा आपका, जो ये कह रहे हैं कि सातवाहन शासकों ने सोने, चांदी तथा तांबे, तो इन्होंने जो है सातवाहन शासकों ने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलवाए थे, तो आपका स्वर्ण वाला ही ऑप्शन यहाँ पर दे दिया, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाता है गलत, ठीक है। और किसका चलवाए थे, तो उन्होंने शीशे के भी सिक्के चलवाए थे। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा ए सही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में आंध्रभृत्य कहा गया है। खारवेल, इक्ष्वाकु, सातवाहन या वाकाटक, ठीक है। तो देखो, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में आंध्रभृत्य, आंध्रों का नौकर कहा गया है। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। पहले ये सातवाहनों के सामंत थे। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इक्ष्वाकु, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग शासक जैन धर्म में आस्था रखता था। अशोक, अनंत वर्मा, खारवेल या अनंत पद्मनाभन। तो कह रहे कलिंग शासक, ठीक है। कौन, कलिंग शासक। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। क्या था, जो खारवेल है वो जैन धर्म का संरक्षक था। नेक्स्ट है सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। ओके, तो देखो है तो एक वन लाइनर के क्वेश्चन ज़्यादा था, लेकिन ये क्या है कि जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा या इनको रिवाइज नहीं करोगे तो ये याद करने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरी ई दृष्टि जो है PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दी है, तो अब आपको करंट की भी प्रैक्टिस करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। GS का मैं ज़्यादातर प्रोवाइड ही कर रही हूँ, कुछ पेपर को छोड़ के। तो आप GS की भी प्रैक्टिस करते जाओ और करंट की भी करते जाओ। और वैसे भी मैंने बताया जिसको 199 में पेड चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करना, तो फिर मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की, ये हमने देखा। तो सेतुबंध नामक ग्रंथ की जो रचना है वो वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय ने की थी। किसने की है, प्रवरसेन द्वितीय ने। ओके, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल देखो, हमने 39 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था, तो ये आप 39 नंबर देख लो, स्टेटमेंट का था क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको 40 आ गया यहाँ पर, यह आपका 41 हो गया क्वेश्चन। इसके बाद में ये 42 है, फिर 43 है, ठीक है। 44 रवातक इंस्क्रिप्शन है, 45, 46, 47, 48 एंड 49, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख पर निम्न में से किस मुगल शासक का लेख मिलता है, ठीक है। ऑप्शन है जहांगीर, आलमगीर, दारा शिकोह या शाहजहां। बात किसकी हो रही, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख पर, ठीक है, कह रहे हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर हम समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख को अकबर ने कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था, और इस स्तंभ लेख पर मुगल बादशाह जहांगीर का भी एक लेख उत्कीर्ण है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है कि देवी चंद्र गुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने की है। बी, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन है। सी, मेहरौली स्तंभ लेख में चंद्र नामक राजा का वर्णन मिलता है। एंड डी, लीलावती के रचनाकार आर्यभट्ट है। यहाँ पर हमें असत्य कथन बताना है कि कौन सा असत्य है। बात करें लीलावती जो प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है। ये इसके रचनाकार आर्यभट्ट इन्होंने मिसगाइड करने के लिए दी है। लीलावती प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य किसकी ये वो है, तो ये आपकी भास्कराचार्य, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आपका डी हो गया क्योंकि असत्य ही पूछा था, तो हमें असत्य ही बताना था। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कह रहे हैं गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। बी है गुप्त काल में रजत मुद्रा को कनिष्क कहा जाता था। सी, गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। यदि उपर्युक्त तो सभी कथन सत्य है। तो इसमें से कितने कथन सत्य है। कनिष्क वैदिक काल की स्वर्ण मुद्रा थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा
गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। देखो, जो गुप्त काल में रजत मुद्रा है ना, इनको रूपक कहा जाता था। और गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका केवल आंसर सत्य है। बाकी ये चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़ लिया कि सत्य नहीं है। नेक्स्ट, गुप्त अभिलेखों में उद्रंग अथवा उदरंग शब्द क्या है? उद्रंग या उदरंग शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? धार्मिक अनुष्ठान, भूमिकर, सिंचाई कर या वाणिज्य कर। ठीक है, तो देखिए, अगर तो गुप्त अभिलेखों में उद्रंग या उदरंग शब्द जो है वो भूमिकार को निर्दिष्ट करता है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला से संबंधित है? छपड़क, वेताल भट्ट, शंकु या वारामिहिर। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से शंकु जो है वास्तुकार, छपड़क, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका है कि ए। ठीक है, तो शंकु कौन थे? तो ये थे आपके वास्तुकला, ओके, वास्तुकार। छपड़क क्या थे? ज्योतिषी। वारामिहिर क्या थे? खगोलविद। और एवं वेताल भट्ट क्या थे? तो जादूगर थे। ठीक है, वेताल भट्ट की कहानी या किताबें इस तरीके से पहले कभी कभी हमने सुना है, आप लोगों ने, ये सब ने जो भी है, तो वही यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की एक उपाधि सकारी भी है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। अगर बात करें तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की एक उपाधि सकारी भी है। इन्होंने अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर भारत में शक सत्ता को समाप्त किया। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पर हमें असत्य बताना है। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त काल में पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ था। सी, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। एंड डी, गुप्त काल में भू राजस्व की दर उपज का 6ठा भाग थी। यहाँ पर कौन सा असत्य है वो बताना है। तो गुप्त काल में जो भृगुकच्छ है, भड़ौज, पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि असत्य है। ठीक है, ये पूर्वी का नहीं बल्कि पश्चिमी भारत का। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है? भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या वारामिहिर। ठीक है, तो किसने बताया था? तो ये आंसर आपको पता ही होगा कि आर्यभट्ट ने ये बात बताई थी। ठीक है, सर्वप्रथम गुप्तकालीन गणितज्ञ आर्यभट्ट ने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। आर्यभट्ट की प्रमुख कृति जो है आर्यभट्टी है। ओके, नेक्स्ट है चोल वंश के शासनकाल के शब्द व्यक्ति का सही आशय क्या है? नगद रूप में कर, ब्राह्मण को दान दी जाने वाली भूमि, सैनिकों को वेतन के रूप में दी जाने वाली जागीर या जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर। तो व्यक्ति क्या है? वो भी चोल वंश से संबंधित है। तो चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। इनमें से सबसे उल्लिखित कर जो है वो व्यक्ति है, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो क्या है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, व्यक्ति का मतलब। डायमेकस तथा डायनोसिस नामक 2 विदेशी राजदूत किसके दरबार में आए थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, बिंदुसार मौर्य वंश का एक शासक था जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानी लेखों में इसे अमित्रघात भी कहा गया है। और बिंदुसार के समय में पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहे। डायमेकस तथा डायनोसिस नामक 2 विदेशी राजदूत उसके दरबार में आए थे। तो किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? एक सही सुमेलित है। ठीक है, सार्थवा व्यापारियों के समूह का नेता, हिरणाभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण, भुक्ति, गुप्तकालीन प्रांत, ये सभी सही सुमेलित हैं। हमें बताना कि इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा। तो डी ऑप्शन है आपका सभी सही सुमेलित है। फिलहाल वैसे हम 70 नंबर तक क्वेश्चन रखते हैं, बट ठीक है 60 तक रख लेते हैं और इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो और वीडियो को लाइक और शेयर भी खूब करते रहो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें फ्री में कोई नहीं देता है। मिल रही हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।